हेलो बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही है, एकदम जबरदस्त चल रही है मेरे प्यारे दोस्त। आप लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो परसेंटेज चल रहा है और 5 क्लास हो चुकी हैं। आज जो है वो छठवीं क्लास आप लोगों के सामने है। तो दिव्या पाल, विक्रम गुजर, सुशांता नायक, डोली सिंह, सीमा गोहली, संता, अंकुश, उदय प्रताप, अभिषेक कुमार, विवेक कुमार, राहुल अग्रहारी, सुमित कुमार, विशाल कुमार, दानवीर सिंह, ज्योति सिंह, रितु, सूरज पटेल, विजेंदर, रवि, पंकज, दीपू गुप्ता, प्रीति कुशवाहा, हिमांशु। चलिए भाई, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विदंकित में। प्यारे दोस्त, आपका आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। आप लोग जानते हैं कल हम 76 क्वेश्चन तक कर चुके थे। 76 क्वेश्चन तक प्यारे दोस्त कर चुके थे। 77 क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या कहना चाह रहा है, फटाफट से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन कहना चाह रहा है मेरे भाई, ए और बी दोनों के वेतन का योग 4300 रुपए है। यानी दोनों जो कमाते हैं वो दोनों 4300 रुपए कमाते हैं। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, 95% खर्च करता है। और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत राशियां समान है, जो क्वेश्चन को करने का हिंट जो दिया वो इस लाइन ने दिया कि उनकी बचत राशियां जो हैं वो समान हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप एक चीज बताइए, ठीक है? अगर ये ए जो है अपने वेतन का 95% खर्च कर देता है, तो क्या ए अपने वेतन का केवल और केवल 5% बचाता होगा? यानी वो इतनी राशि मेरे प्यारे दोस्त बचाता होगा, ठीक है? बी अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, तो क्या बी अपनी राशि का 20% बचाता होगा? और दोनों की बचत समान है, तो क्या दोनों को बराबर लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से दोनों का रेशो निकालिए। कल मैं भूल गया था मेरे भाई, क्लास में लास्ट में ध्यान दिला देना कि टारगेट देके जाओ, है ना? टारगेट देके जाओ, थोड़ा सा लास्ट में ध्यान दिला देना। तो यहाँ 4:1 का रेशो आ जाएगा। यानी उनकी इनकम का रेशो कितना आ चुका है? उनकी इनकम का रेशो जो है वो 4:1 आ चुका है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं भाई दोनों की इनकम कितनी है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, 1 सेकंड का बेटा होल्ड कर। तो ये किसका रेशो आ गया? ये आ गया मेरे भाई इनकम का रेशो आ गया। अब आप मुझे ये बताइए कि दोनों की मिला के इनकम कितनी है? तो आप कहेंगे 5 है। उसने दोनों की मिला के इनकम कितनी दी है? 4300 दी है मेरे भाई। तो एक पार्ट की वैल्यू कितने के बराबर आएगी? 5 अट्ठे 40 होगा, 5 छंग 30। क्या एक पार्ट की वैल्यू 860 के बराबर आएगी? अगर एक पार्ट की वैल्यू 860 के बराबर आएगी तो ए का वेतन आपसे पूछ रहा है, क्या वो 4 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है? 4 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। एक बराबर 860, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहने वाले हैं भैया जी 3440 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 3440 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई,
बेटा सेविंग समान ना हो, आपका क्वेश्चन है अगर सेविंग समान ना हो तो मेरे भाई कोई ना कोई हिंट तो देगा जो जिससे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। यहाँ उसने सेविंग समान बोला है तो उसी से तो क्वेश्चन आगे बढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे दोस्त बहुत आराम से क्वेश्चन को करिएगा, बहुत आराम से समझिएगा चीजों को और तब जवाब दीजिएगा। पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ना। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? रामू अपनी आय का 72% खर्च करता है, उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और वह अपने खर्च में 5% की बचत करता है। 5% की वृद्धि करता है। यदि रामू पहले वाई रुपए की बचत करता था और वेतन वृद्धि के बाद अब वह एक्स रुपए की बचत करता है, तो मेरे भाई आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है पुट करके। कैसे करेंगे? क्वेश्चन जैसे कहता जा रहा है वैसे खुद करो मेरे भाई। रामू अपनी आय का 72% खर्च करता है, तो मेरे भाई आप जानते हैं इनकम दो पार्ट में डिवाइड होती है। अगर रामू ने 100 रुपए कमाए होंगे तो 72 रुपए खर्च कर दिए होंगे, तो बचाए कितने रुपए होंगे? 28 रुपए बचाए होंगे। भाई 100 में से 72 जाएगा तो 28 रुपए बचाए होंगे। क्या यहां से आप रेशो निकाल सकते हो? आपने कहा जी 4 से काटा 25 बार हो गया, बहुत बढ़िया। 4 से काटा 4 से काटा 18 बार हो गया, बहुत सुंदर। और 4 से काटा 7 बार हो गया। क्या कोई दिक्कत समस्या? क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए मैंने 2 जीरो यहां बढ़ा ली, 2 जीरो यहां बढ़ा ली, 2 जीरो यहां बढ़ा ली। क्या कोई समस्या आप लोगों को? तो आप कहेंगे कोई समस्या नहीं है। प्यारे दोस्त उसने कहा है उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है। क्या इसका 12% आप लोग निकालेंगे? 12% से मेरे भाई 2 जीरो कट जाएंगे। 12 पंजे 60 को जीरो हासिल 6, 12 दूनी 2436, 300 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, उसने कहा है वह अपने खर्च में 5% की वृद्धि करता है। 5% निकाल लीजिए, परसेंट से 2 जीरो उड़ा दीजिए, 90 रुपए की यहां वृद्धि हो गई। 300 रुपए ज्यादा कमाए हैं, उसमें से 90 रुपए खर्च हो गए, तो बचत क्या 210 रुपए बढ़ गई होगी? हाँ या ना? तो आप कहेंगे बिल्कुल बढ़ गई होगी। अब क्वेश्चन ने कहा क्या है उस चीज को थोड़ा सा सुनिएगा। यदि रामू पहले वाई रुपए की बचत करता था, यानी ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है? वाई रुपए की वैल्यू है। और वेतन वृद्धि के बाद अब वह एक्स रुपए की बचत करता है। भाई 700 में 210 उसकी बचत बढ़ गई, क्या 910 रुपए की बचत करेगा? तो ये आपको एक्स की वैल्यू दी हुई है। अब जो बचत दी हुई है वो 910 रुपए दी हुई है, तो आपको इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है, एक्स माइनस वाई। 910 में से 700 जाएगा, 210 रुपए की बचत बढ़ गई, अपॉन में वाई, अपॉन में 700 हो गया, गुणा में 100 दिया हुआ है, 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, आंसर कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। यानी जिस एक्सप्रेशन की वो वैल्यू हमसे पूछना चाहता है, जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू वो हमसे पूछना चाहता है, वो मेरे प्यारे दोस्त कितनी हो जाएगी? 30%। अगर मैं आपसे कहूं क्या इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसे 100 रहने दे, इसे 72 रहने दे, इसे 28, इससे भी बन जाएगा, इससे भी बन जाएगा। मैंने रेशो को नहीं बदला। आप जीरो लगाओ या मत लगाओ, काटो या मत काटो, रेशो नहीं बदलना चाहिए। बाकी आप कुछ भी चेंज कर लो, सबसे आंसर आएगा। जीरो रखना कोई जरूरी नहीं है, जस्ट मैंने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए जीरो को लगा था। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, चलिए बहुत बढ़िया। मेरे दोस्त उसकी इनकम 72% अपनी इनकम का खर्च करता है, तो अगर 100 रुपए कमाता होगा तो 72 रुपए खर्च कर देता होगा, तो 28 रुपए बचते हो। या तो आप इस पर भी क्वेश्चन जैसे कहता जा रहा है वैसे कर दो, इस वैल्यू पर भी, या आप रेशो बना लो, 4 से काटा, 4 से काटा, 4 से काटा। 25 रुपए कमाता है, 18 खर्च कर देता है, 7 बचाता है। 2 जीरो लगा ली इसलिए, जस्ट परसेंटेज को हटाने के लिए। 300 रुपए इनकम बढ़ी, 90 रुपए खर्च बढ़ा, 210 रुपए सेविंग बढ़ी। पहले सेविंग 700 थी, अब सेविंग 910 हो जाएगी बढ़ के। ये वाई की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, 910 कैसे है बेटा? 210 सेविंग बढ़ी है,
तो पहले 700 सेविंग थी, वो कह रहा है अब जो सेविंग है, अब जो सेविंग है मेरे भाई, अब सेविंग 210 बढ़ जाती है, तो 700 में 210 जोड़ेंगे तो 910 हो जाएगी। ठीक है, 210 सेविंग, ये बढ़ी हुई इनकम तो है, ये बढ़ा हुआ खर्चा ही तो है, तो ये बढ़ी हुई सेविंग ही तो है मेरे भाई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप की शुरुआत करने जा रहे हैं मेरे भाई, जहां ये खर्चे से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे कि इतने परसेंट उस पर खर्च कर दिया, इतने परसेंट उस पर खर्च कर दिया। ये वो वाले क्वेश्चन अब आपके शुरू होते हैं मेरे प्यारे दोस्त। जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है गुरुजी ये कैसे पता करें कि ये 4 से काटना है। अबे मूर्खो प्राणी, अगर आपके सामने ये लिखा हुआ है 2/4, तो ये भी मैं बताऊंगा कि इसे 2 से काट दीजिए, ये 1/2 आएगा। अगर आपको ये दिख रहा है कि 172 और 28 4 से कट सकता है, तो छोटा बना लो, 4 से आप लोग इसे काट लो। बस कमी निकालने में लगे रहो। कुलदीप भालरकर, कमी निकालने में लगे रहो, पढ़ना तुम्हें है नहीं, आगे तुम्हें बढ़ना नहीं है, सिलेक्शन खुद भी नहीं लेना, दूसरों का भी रोकना है। मुझ में कमी निकालते रहो बस आप लोग, कभी कुछ सीक्वेंस से सारी चीजें करा रहा हूँ, टाइम पूरे मतलब टाइप वाइज चीजें करा रहा हूँ। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हरी के वेतन में से घर के किराए के रूप में 15% की कटौती की जाती है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझना। हरी का कुछ वेतन रहा होगा, उसने घर के किराए के रूप में 15% अपना वेतन कटवा दिया, अब उसके पास बचा 85%। ठीक है, शेष राशि का, शेष राशि का मेरे भाई 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया जाता है। जो शेष राशि 85% बची थी, उसका 20% जो है वो बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया जाता है, और शेष राशि का 10% जो है उसकी चिकित्सा पर खर्च किया जाता है, यानी कि दवाई गोली पर खर्च किया जाता है। अंत में उसके पास 42,840 रुपए बचते हैं, तो उसका कुल वेतन ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्त, दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं ये। पहला जिसमें शेष ना लगा हो, दूसरा मेरे भाई जिसमें शेष लगा हो। जब शेष की बात करता है तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मुझे नहीं पता उस व्यक्ति का शुरुआती वेतन कितना है, मैंने शुरुआती वेतन जो है वो ₹A मान लिया। थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखना, घर के किराए के रूप में 15% की कटौती की जाती है, यानी 15% रुपए काट लिए जाते हैं। अगर मैं आपकी सैलरी में से 15% रुपए काट दूं, तो क्या आपके पास टोटल सैलरी के 85% अभी भी बचेगा? यानी कि ये शेष राशि है अभी आपके पास। 15% कटने के बाद शेष राशि जो बची हुई है वो टोटल राशि का 85% आपके पास बची हुई है। बात क्लियर? आगे बढ़े आप थोड़ा सा। जो शेष राशि बची हुई है, ये जो शेष राशि बची हुई है, इसका 20% बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर दिया जाता है। ये जो शेष राशि थी, इसका 20% बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर दिया, तो क्या इसका 80% अभी आपके पास बचा हुआ है? जो खर्च कर दिया उसे भाड़ में जाने दो। शेष राशि का 80% अभी आपके पास बचा हुआ है, क्योंकि आप शेष राशि का 20% बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर चुके हो। आगे क्या कह रहा है? वो जो अब शेष राशि बचती है, यानी ये जो शेष राशि बची, इसका 10% उसकी चिकित्सा पे खर्च होता है। किस पर खर्च होता है? चिकित्सा पे खर्च होता है। यानी 10% चिकित्सा पे खर्च होता है, तो क्या 90% अभी बचा हुआ है? ये अभी शेष बचा हुआ है। उसने कहा है भाई साहब इन सब खर्चों के बाद शेष इतना बचता है, यानी कि 42,840 रुपए शेष बचता है। ये क्वेश्चन ने कहा है
और इससे आप लिख देंगे, क्वेश्चन एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा। कर दीजिए भाई मेरे भाई फटाफट। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, उड़ गई। 5 से काटिए 17 बार कटेगा, 5 से काटिए 20 बार कटेगा, 4 दूनी 8 होगा, 4 पंजे 20 होगा। ठीक है भाई। अब देखिए इधर, 9 से काटिए 9 चौक 36 होगा, 6 बचेगा, 9 सत्ते 63, 9 छिक्का 54, जीरो आ जाएगा। 2 से काटिए 2 दूनी 4 होगा, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, जीरो आ जाएगा। 17 एकम 17, 17 चौका 68, जीरो आ जाएगा। 14 पंजे, ये चीज डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में। 14 की गुणा 5 में करेंगे 70 आएगा। 1 जीरो ये वाली आएगी, 2 जीरो ये वाली आएंगी। तो इसकी इनकम कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 70,000 हो जाएगी। इसकी इनकम कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे मेरे भाई 70,000 हो जाएगी। ठीक है। दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं मेरे भाई। सेकंड मेथड यही देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं इसका सेकंड मेथड लिखूं, तो जब आपके पास शेष दिया हुआ हो हर जगह, तो क्वेश्चन को करेंगे कैसे, देखना। 15% कटौती की जाती है किराए पर, 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, यानी 20 में से 3 काट लिए तो 20 में से 17 अभी भी उसके पास बचे हैं। 20 में से 3 काट लिए तो 20 में से 17 अभी भी उसके पास बचे हैं। उसने कहा जो बचा है उसका 20% बच्चों की शिक्षा पे खर्च किया जाता है। 20% मतलब 1/5, 5 में से 1 बच्चों की शिक्षा पे खर्च किया जाता है, तो 4 अभी भी बचे हैं बच्चे। आगे बढ़िए। शेष राशि का 10% दवाई गोली पे खर्च किया जाता है। 10% मतलब 1/10, 10 में से 1 दवाई गोली पे खर्च किया जाता है, तो 9 अभी भी बचे हैं। तो उसके पास 42,840 की राशि शेष बचती है। क्या मेरे पास शुरुआत में जो राशि थी 20 पंजे 100, 100 धाई 1,000 रुपए थी? क्या मेरे पास जो अभी बचे हैं वो इतनी राशि बची है? 17 गुणा 4 गुणा 9, क्या इतनी राशि बची है? उसने कहा है आपके पास जो राशि बचती है वो 42,840 बचती है। तो यहां से एक पार्ट की वैल्यू निकाल दो। 9 चौक 36, 9 सत्ते 63, 9 छिक्का 54, जीरो। 4 से काटा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 नाम 36, जीरो। 17 से काटा 70, 1 बराबर 70 आ गया। अगर 1 बराबर 70, तो 1000 बराबर किसके आएगा? क्या आपकी इनकम 70,000 नहीं आ जाएगी? तो ये इसका दूसरा तरीका था, रेशियो मेथड। ये इसका दूसरा तरीका था, रेशियो मेथड मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और सवाल का जवाब दीजिए क्या होगा। बताइए क्या कहना चाह रहा है। देखिए, औसतन मीनू अपने मासिक वेतन का 15% खरीदारी रेस्टोरेंट और मॉल में जाने पर उपयोग करती है। जितनी भी टोटल इनकम होती है मेरे प्यारे दोस्त, उसका 15%, उसका 15% वो खरीदारी पर खर्च कर देती है, रेस्टोरेंट में और मॉल में जाने पर उपयोग करती है। आगे कह रहा है शेष, शेष का नहीं बोला है उसने, शेष का नहीं बोला है। उसने कहा जो शेष बचा। आप मुझे ये बताइए, अगर आप अपनी राशि में से 15% खर्च कर चुके हैं, तो क्या 85% अभी आपके पास बचा होगा? उसने कहा है वो जो शेष राशि बची 85%, उसमें से 40% घर के किराए में खर्च कर दी और 45% की बचत कर ली। 40 और 45 85, और 85 और 15 क्या 100% पूरी राशि होगी? क्या ये बात समझ में आई? उसने शेष का नहीं बोला है, उसने कहा जो शेष राशि बची
यानी 85% जो राशि बची है, उसने उस 85% राशि को दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दिया। 40% घर के किराए पर, 45% की बचत कर ली। क्या दोनों मिला के होगी 85%? 40%। अब आप ये कह सकते हैं जो टोटल इनकम थी उसकी, उसका 15% उसने उड़ा दिया खरीदारी में, रेस्टोरेंट में और मॉल में। 40% घर के खर्च में उड़ा दिया और 45% बचत में उड़ा दिया। तो क्या ये टोटल मिला के 100% राशि हो गई? अब वो कह रहा है यदि एक महीने में वह घर पर 40,000 रुपए खर्च करती है, एक महीने में वह घर पर 40,000 रुपए खर्च करती है, तो मेरा घर का खर्च कितना दे रखा है? 40% दे रखा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं एक महीने का घर का खर्च 40% दे रखा है और उसने कहा है घर पर जो खर्च करती है वो 40,000 करती है? क्या 40% की वैल्यू जो है वो 40,000 दे रखी है? अगर मैं 1% की वैल्यू आपसे पूछूं, क्या 1% की वैल्यू आप 1000 बता देंगे? हाँ या ना? अगर 1% की वैल्यू 1000 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या ये उसकी मंथली इनकम हो जाएगी? अगर ये एक महीने का खर्चा दिया था, तो क्या ये एक महीने की इनकम जो है वो 1,00,000 रुपए आ जाएगी? हाँ या ना? और क्वेश्चन ने कहा क्या है? क्वेश्चन ने कहा है उसकी वार्षिक आय कितनी है, यानी पूरी साल की आय कितनी है मेरे प्यारे दोस्त। तो अगर एक महीने की आय 1,00,000 रुपए है, तो 12 महीने की आय कितनी हो जाएगी? तो आप कहने वाले हैं 12,00,000 रुपए हो जाएगी। आप क्या कहने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त? आप कहने वाले हैं 12,00,000 रुपए हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। दोबारा समझो मेरे भाई, दोबारा समझना, बहुत बेसिक से। सॉल्यूशन पे तो मैं बहुत कम ध्यान दे रहा हूं, पहले मैं क्वेश्चन समझाने पे ध्यान दे रहा हूं। मान लो आपने 100 रुपए कमाए, थोड़ी देर के लिए मान लो 100 रुपए कमाए। मासिक वेतन का 15% खरीदारी पे खर्च कर दिया, खरीदारी पे खर्च कर दिया तो बचा कितना? 85 रुपए आपके पास बचे। 85 रुपए जो शेष बचे हैं, शेष 85, इसमें 40% घर के खर्च पर, 40% यानी 40 रुपए इसमें से घर के खर्च पे खर्च कर दिए। 40 रुपए घर के खर्च पे, शेष जो बचा उसमें 40% घर के, 40 रुपए घर के खर्च पर, ये घर का खर्च है। बचे कितने? 45 रुपए। 45 रुपए जो है उसकी बचत हुई है, 45 रुपए जो है उसकी बचत हुई है। ठीक है। तो उसने कहा घर का खर्च 40,000 रुपए है। क्या इस 40 की वैल्यू 40,000 दी है? क्योंकि मेरे हिसाब से घर पर खर्च 40 रुपए है, उसने 40,000 दिया है। तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 1,000 आ जाएगी? तो टोटल इनकम 100 पार्ट की वैल्यू 1,00,000 रुपए आ जाएगी। ये मंथली इनकम है, उसने ईयरली पूछी है तो 12 की गुणा कर देंगे, आंसर 12,00,000 आ जाएगा। नहीं, यूज क्यों नहीं है? इस 15% ने ही तो मुझे बताया कि ये 15% खर्च करने के बाद उसके पास 85% बचेंगे। 85% ही तो बटा है, 40 यहां 45 यहां। ठीक है। देखो इंग्लिश में भी वही दे रखा है। ऑन एंड एवरेज मीनू स्पेंड 15% ऑफ हर मंथली सैलरी ऑन शॉपिंग पे खर्च कर देती है। अगर 15% खर्च कर देती है, द रिमेनिंग मतलब बची कितनी? 85%। उस 85% में से 40% वो हाउस होल्ड पे खर्च कर देती है, बची कितनी? 45। 45% सेविंग में चली जाती है। यही तो क्वेश्चन ने कहा है, यही तो क्वेश्चन ने कहा है। यदि वो घर की खर्चे पर 40,000 रुपए खर्च करती है, हाउस होल्ड, हाउस होल्ड कितना दिया हुआ था? 40%। 40% की वैल्यू 40,000 है, तो 1% की वैल्यू 1,000, तो 100% की वैल्यू 1,00,000। ये मंथली सैलरी है, उसने ईयरली सैलरी पूछा है, 12 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाहता है। पढ़िए क्वेश्चन को फटाफट। बताइए।
शेष का होता, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आपसे कहता शेष का 40%। अच्छा एक बात बताइए, टोटल इनकम ए मानते, 15% खर्च कर दी तो 85% बचता। उसने कहा होता शेष का 40% घर के किराए पर, तो ये शेष है, इसका 40% खर्च कर दिया तो 60% बचा होगा। फिर वो लास्ट में ये नहीं बोलता कि 45% उसकी बचत है। ठीक है, शेष का मतलब है कि जो शेष बचा है उसका, उसका। ठीक है, हाँ ऐसे ही किया है मेरे भाई सोनू मैंने, बताइए। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझ में चीजें आ जाएंगी। मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का औसतन 10% खरीदारी और रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये रेस्टोरेंट ही होता है वैसे, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, मॉल जाने पर खर्च कर देती है। अगर 10% खर्च कर देती है तो बचा क्या, 90% बचा। शेष जो बचा उसमें 80% घरेलू खर्चों पर, बचा 10%, 10% की बचत होती। शेष का नहीं बोला, उसने कहा जो शेष बचा मेरे भाई, ऊपर करना। चलिए आइए मेरे भाई, तो 10% क्या किया, 10% उसने खरीदारी पे खर्च कर दिया, बचा कितना, 90%। उस 90% में उसने 80% घरेलू खर्चों पे खर्च कर दिया, और 10% जो बचा उसकी बचत कर ली। अब आगे कह रहा है यदि मासिक घरेलू खर्च 48,000 है, घरेलू खर्च मेरा 80% दे रखा है, 80% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 48,000 दी हुई, 80% की वैल्यू 48,000 दी हुई है, जीरो से जीरो कट गई, 8 × 48, जीरो आ जाएगा, 1 = 600 आ गया। तो उसने क्या कहा, मासिक आय मंथली इनकम पूछना चाह रहा है, 1% बराबर 600, तो 100% बराबर कितना, यही इसकी मंथली इनकम आ जाएगी। लेकिन अगर ईयरली पूछी जाती तो हम 12 से गुणा कर रहे होते, तो ये मंथली इनकम जो है वो 60,000 आ जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। भाई आशीष शर्मा, मेरे पास जवाब नहीं है, मैं कम से कम 10 बार इस बात को क्लास में बता चुका हूँ, बहुत सारी बार ऐसा नहीं है। अगर शुरुआत में, क्या अगर हम लोग 12 बजे टाइम रखते तो क्या आप 12 बजे फिर एडजस्ट नहीं करते, मतलब मैं मैंने आपसे पर्सनली बात की थी भाई, और पर्सनली बात करने के बाद मतलब पॉसिबल नहीं था, उस टाइम को चेंज नहीं किया जा सकता था, और क्लासेस का सेटलमेंट नहीं हो पा रहा था मेरे भाई। वही टाइम मैंने रखा हुआ है, 12 बजे से भी आपकी क्लास होती थी, बस क्लास को इंटरचेंज किया है मैंने, कुछ समस्याएं रही होंगी। बेटा ये 1% आप जब भी कमाते हो, देखो मैंने आपको पहले बताया है, इनकम जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, या तो उस इनकम में से आप खर्चा करोगे और बाकी बचे कुचे की सेविंग करोगे, यही दो पार्ट में डिवाइड होती है। तो जो कमाने वाला धन होता है वो पूरा 100% ये आपने कमाया होगा, इसका कुछ भाग एक्सपेंडिचर में चला गया होगा, बाकी भाग सेविंग में रहा होगा। मान लो अगर 30% मैंने खर्च कर दिया तो निश्चित ही 70% की मैंने बचत की होगी। मान लो 40% मैंने खर्च कर दिया तो निश्चित ही मैंने 60% की बचत की होगी, टोटल मैंने 100% कमाया है। अगर 1% की वैल्यू 600 आ चुकी है, अगर आप इसमें 100 की गुणा कर दोगे तो ये मेरे भाई टोटल इनकम निकल के आ जाएगी। आप वैसे भी देखो, 10% ये है, 80%, 80 और 10 90 और 10 100, तब भी तो आपको पता चल रहा था कि 100% यहां टोटल इनकम है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 82। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। पढ़िएगा एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। औसतन प्रमोद अपनी कार में पेट्रोल भरने के लिए अपने मासिक वेतन का 10% उपयोग करता है। यानी कि पेट्रोल भरने के लिए 10% उपयोग करता है, 90% बचा शेष। भाई साहब वो जो 90% बचा है ना, उसमें 80% उसने घरेलू काम पर और 10% वेतन बचाता है। यदि मासिक आधार पर वह घर के काम पर 24,000 रुपए खर्च करता है तो उसकी वार्षिक आय कितनी है। तो ये सारी चीज मैंने बताई क्या, अभी आपको 2 क्वेश्चन करा दिए, समझना थोड़ा सा। अगर मैं आपसे कहूं कि घरेलू खर्चों पर कितना खर्च कर रहा है तो आप कहेंगे 80% खर्च कर रहा है घरेलू खर्चों पर। उसने घरेलू खर्चों पर दिया कितना है तो आप कहेंगे 24,000 दिया हुआ है। तो 80% की वैल्यू 24,000 दी हुई है। तो क्या 1% की वैल्यू जो है वो 300 आ जाएगी, आएगी या नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल इनकम कितनी होगी, टोटल इनकम 100% होती है, तो क्या इसमें मुझे 100 की गुणा करनी होगी। जब आप 100 की गुणा करेंगे तो क्या ये 30,000 हो जाएगी, यानी मंथली इनकम जो है वो 30,000 आ चुकी। अगर उसने अगर उसने टोटल मंथली इनकम पूछा होता तो जवाब 30,000 होता। लेकिन उसने पूछा है उसकी वार्षिक आय कितनी है। वार्षिक यानी ईयरली पूछना चाह रहा है, यानी 12 महीने की वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो 12 महीने की इनकम कितनी हो जाएगी, तो आप लोगों का जवाब होगा 3,60,000। कितनी हो जाएगी, 3,60,000। प्यारे दोस्त 3 क्वेश्चन मैंने एक जैसे कराए, और 3 क्वेश्चन एक जैसे कराने के बाद उम्मीद है कि अब ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आपकी समझ में आने लगा होगा। आइए मेंस का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा। एक जैसे क्वेश्चन ही करा रहा हूं, खर्चे के बाद बचत दे रखी है, तो वही सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को भी करा रहा हूं। चलो मैं आपको 2 चीजें समझाता हूं। पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैं आपके सामने बोर्ड पे लिख रहा हूं। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझना। राहुल अपनी आय का राहुल अपनी आय का 10% किराए पर, 20% भोजन पर, 35% बच्चों की शिक्षा पर, खर्च करने के बाद 70,000 रुपये बचाता है। तो उसकी आय कितनी है। पहला क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया, आराम से बोलना मत भाई आप, अब बोलना मत, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने क्या दे रहा हूं। विवेक अपनी आय का 20% किराए पर,
शेष का 30% बच्चों की शिक्षा पर, शेष का 30% बच्चों की शिक्षा पर। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। शेष का 10% घर के खर्च पर, खर्च करने के बाद 6300 रुपए की बचत करता है। उसकी आय कितनी है? थर्ड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। आज के बाद ये समस्या नहीं आएगी, इन 3 क्वेश्चन को कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन में कभी जिंदगी में समस्या नहीं आएगी। अंजलि अंजलि अपनी आय का 30% किराए पर, शेष जो राशि बची है 70%, शेष 40% भोजन पर और 30% की बचत करती है। यदि भोजन पर होने वाला खर्चा 8,000 मासिक है तो अंजलि की आय क्या है? भाई तीनों क्वेश्चन पढ़ो, तीनों क्वेश्चन पढ़ो एक बार। हाँ। राहुल अपनी इनकम का 10% किराए पर, रेंट पर, 20% फूड पर, 35% बच्चों की एजुकेशन पे खर्च करने के बाद 70,000 रुपए की सेविंग करता है। तो बताइए उसकी इनकम कितनी है? पहला क्वेश्चन। विवेक अपनी इनकम का 20% रेंट पर, जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका 30% बच्चों की शिक्षा पर, शेष जो बचा उसका 10% घर के खर्च पर खर्च करने के बाद 6300 रुपए की बचत करता है। तो उसकी आय कितनी है? अंजलि अपनी आय का 30% किराए पर, जो शेष बचा उस शेष 40% भोजन पर और 30% की बचत करती है। तो यहां देखेंगे शेष जो बचा 30% किराए पर खर्च करने के बाद शेष 70% बचा होगा। उस 70% को उसने ऐसे डिवाइड कर दिया, 40% भोजन पर और 30% की बचत कर ली। ठीक है। तो यदि भोजन पर होने वाला खर्च 8,000 रुपए मंथली है तो अंजलि की इनकम कितनी है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तीनों क्वेश्चन अपने आप में डिफरेंट है। ये 3 ही टाइप के क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त बनते हैं। ध्यान से सुनिए। राहुल अपनी इनकम का 10% किराए पर खर्च कर दिया, शेष लगा है क्या? नहीं। 20% भोजन पे खर्च कर दिया, 30% बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर दिया। तो 10 और 20, 30, 30 और 35, टोटल 65% खर्च कर चुका है। अगर 65% खर्च कर चुका है तो क्या 35% उसका बचा होगा? अब वो कह रहा है 70,000 रुपए बचाता है। तो 35 दूनी 70, क्या 1% की वैल्यू 2,000 है? टोटल इनकम 100% होती है
तो क्या पहले का आंसर 2 लाख रुपए हो जाएगा? क्या पहले क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत? क्या पहले क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे क्वेश्चन पे आइए। विवेक अपनी आय का 20% किराए पर, लेकिन जो शेष बची है उसका 30%। ये शेष वाले नियम से होगा। आपने टोटल इनकम ए मान ली, उसका 20% खर्च कर दिया तो 80% बचा उसका। ये शेष बचा है, उसने कहा जो शेष बचा होता है उसी का 30% बच्चों की शिक्षा पर, तो इसका 70% बचा होगा। जो शेष बचा है अब इसका 10% घर के खर्च पर, तो इसका 90% बचा होगा। और इन सब के बाद 6300 बचता है। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 से काटा 25 बार कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 9 सत्ते 63 से 100 बार कट जाएगा, 25 पंजे 125 भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। क्या आप कह सकते हैं इसकी मंथली इनकम 12,500 होगी? क्या आप कह सकते हैं इसकी मंथली इनकम 12,500 होगी? लेकिन थर्ड क्वेश्चन में आइए। अंजलि अपनी आय का 30% किराए पर खर्च करती है, शेष अगर 30% आपने अपनी इनकम का खर्च कर दिया तो शेष कितना बचा? 70। उस 70 को 40% भोजन पे और 30% बचत पर, क्या हो गया 70% खर्च। अब उसने ये कहा है यदि भोजन पर होने वाला खर्च 8,000 रुपए है तो भोजन पे तो यहां डायरेक्टली दिया है 40%, इस केस में 40% की वैल्यू 8,000 होगी। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 20,000 रुपए। यानी अंजलि की आय कितनी हो जाएगी? 20,000 रुपए। बेटा क्वेश्चन से मैथ में ऐसा नहीं है, मैथ में थ्योरी होती है। मैथ में ऐसा थोड़ी है कि पहले मैं क्वेश्चन से पहले राम कथा सुनाऊंगा आपको। क्वेश्चन से चीजें समझ में आती हैं, क्वेश्चन से मैं सारी चीजें समझा रहा होता हूँ। क्या ये चीजें क्लियर हो गई? बोलो, क्या ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हैं? क्या ये तीनों क्वेश्चन मेरे भाई क्लियर हैं? तीनों क्वेश्चन क्लियर हैं? अगर तीनों क्वेश्चन क्लियर हैं तो ये टाइप क्लियर है। आपको देखना होगा, आपको देखना होगा शेष कहां लगा है, शेष कहां नहीं लगा है। शेष नहीं लगा है तो सारी परसेंटेज को जोड़ना होगा, सारे खर्चे को जोड़ना होगा। शेष का लिखा हुआ है हर के आगे तो ऐसे करना होगा, और अगर शेष जो राशि है वो बांटी जा रही है तो डायरेक्टली लिखना होगा। कुल मिला के ये पहला और तीसरा सेम है, दूसरा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 84 पे आइए। पढ़ाइए बच्चे, पढ़िए, फटाफट पढ़िए। कितने लोग सुबह में क्लास कर रहे हैं? कितने लोग सुबह में फाउंडेशन बैच की क्लास कर रहे हैं? आइए। ए और बी का मासिक वेतन समान है। पहली लाइन पढ़िएगा, ए और बी का मासिक वेतन समान है। ये ए है मेरे भाई, और ये आप लोगों को बी दिया हुआ है। ए बी सी अपने मासिक वेतन का क्रम से 10%, 8% और 9% किसी ट्रस्ट को दान करते हैं। दान करते हैं अपनी इनकम का 10% ये दान कर देता है, ये 8% दान करता है, और ये 9% किसी ट्रस्ट को दान कर देता है अपनी इनकम का मेरे भाई। ए और बी के दान के बीच का अंतर 400 रुपए है। अगर इन दोनों की इनकम सेम थी तो क्या मैं कह सकता हूं इन दोनों की इनकम को मैं 100 मान सकता हूं? अगर इन दोनों की इनकम सेम थी तो क्या मैं इन दोनों की इनकम 100 मान सकता हूं? कोई दिक्कत है आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। अच्छा एक बात मुझे बताइए, ध्यान से सुनिएगा। अगर 100 रुपए इनकी इनकम थी, ये मैंने आय मानी है, तो 100 का 10% क्या ये 10 रुपए दान देगा? और 100 का 8% क्या ये 8 रुपए दान देगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल देगा। क्या
अच्छा, पिछले वाला क्वेश्चन रह गया है क्या? अच्छा, ये क्वेश्चन रह गया, जिसके बाद आ जाएंगे। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ए और बी के दान के बीच का अंतर 400 है। मेरे हिसाब से दान के बीच का अंतर 2 रुपए है। दो की वैल्यू कितनी दी है? 400। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। अगर एक की वैल्यू 200 हो चुकी है तो 100 की वैल्यू 2000 हो जाएगी। 100 की वैल्यू 20,000, इसकी भी वैल्यू 20,000। यानी ए भी 20,000 रुपये कमाता है और बी भी 20,000 रुपये कमाता है। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा है ए और बी द्वारा किया गया कुल दान कितना किया है, दोनों ने मिला के कुल दान, तो आप कहेंगे 18 किया है। सी की तुलना में 900 रुपए अधिक है। अब आपको सी की इनकम तो पता नहीं है, मैंने सी की इनकम वाई मान ली। सी की इनकम कितनी मान ली? मैंने सी की इनकम वाई मान ली। तो उसने कहा है इन दोनों की तुलना में किया गया दान। सी की इनकम कितनी मान ली? सी की इनकम जो है वो मैंने वाई मान ली है। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। तो उसने कहा है ए और बी द्वारा किया गया दान, तो 10 और 8 कितना है? 18 रुपए हो जाएगा। सी की तुलना में तो सी ने किया है 9% का दान किया है मेरे भाई। तो यहां से हम ले लेंगे 9% वाई ले लेंगे। ये कितना बैठ रहा है? 900 रुपए अधिक बैठ रहा है। 900 रुपए अधिक बैठ रहा है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? अच्छा, यहां तो हमने गड़बड़ कर दी है फिर। सही तो है। ये 18 हो गया। ये -9% का मतलब 9/100 होता है। यहां क्या हो जाएगा मेरे भाई? वाई हो जाएगा। ये क्या दिया हुआ है? 900 दिया हुआ है। तो अगर मैं यहां से चीजों को समझू, ये 1800 हो जाएगा। 1800 में से 900 जाएगा भाई, 100 एलसीएम आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे यहां से तो 100 एलसीएम आ जाएगा। यहां क्या होगा? 1800 हो जाएगा। नहीं, गड़बड़ हो रही है। भाई देखना एक बार क्या है। ए और बी का मासिक वेतन समान है। मैंने दोनों का मासिक वेतन मान लिया, ए और बी का 100-100 मान लिया है। इनका मासिक वेतन जो है वो समान है। ए, बी और सी अपने मासिक वेतन का क्रम से 10%, 8% और 9% किसी धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। अगर इस 100 का 10% निकालेंगे तो ये आ जाएगा मेरे भाई 10 रुपये आ जाएगा। इस 100 का 8% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 8 रुपये आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब उसने ये कहा है कि ए और बी के दान के बीच अंतर 400 है। दोनों के बीच के दान के बीच अंतर 400 रुपये था। तो 2 बराबर 400 हो गया, तो 1 बराबर 200 हो गया। 1 बराबर 200 हो गया। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्त, अगर 1 बराबर 200 हो चुका है, 1 बराबर 200 हो चुका है, ठीक है। हाँ, तो 1 बराबर 200 हो चुका है। तो मेरे भाई आप यहां से क्या देखेंगे? अब इसकी इनकम 20,000 आ गई, इसकी भी इनकम 20,000 आ गई। अब आगे क्या कहा है? ए और बी द्वारा किया गया कुल दान सी की तुलना में, बस हो गया मेरे भाई। ए और बी ने कुल दान कितना किया? 1 बराबर 2000, तो 10 बराबर 1 बराबर 200, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा? 2000। या ए ने 2000 का दान किया है? हाँ या ना? अगर 1 बराबर 200, हाँ, 1 बराबर 200, 1 बराबर 200 तो 10 बराबर 2000, 1 बराबर 200 तो 8 बराबर कितना हो जाएगा? 1600। क्या दोनों के द्वारा किया गया दान 3600 रुपए है? बहुत बढ़िया। क्या दोनों के द्वारा किया गया दान 3600 रुपए है? अब उसने कहा है ए और बी द्वारा किया गया जो दान है वो सी की तुलना में 900 रुपए अधिक है। क्या ये इससे मतलब ये जो है वो सी से 900 रुपए ज्यादा है? अगर मैं इसमें से 900 घटा दूंगा तो क्या ये सी का दान आ जाएगा? आ जाएगा क्या? क्या 2700 रुपए सी का दान आ जाएगा? और सी का दान है कितना? 9%। अगर 9% की वैल्यू 2700 है तो 1% की वैल्यू 300 आ जाएगी। और 100% टोटल इनकम होती है।
तो मेरे भाई टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 30,000 हो जाएगी। टोटल इनकम जो है वो 30,000 हो जाएगी। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखो, ए और बी का मासिक वेतन समान है। आपने ए की भी इनकम 100 रुपए मान ली और बी की भी इनकम 100 रुपए मान ली, दोनों की समान है। ये अपनी इनकम का 10% बचाता है, ये अपनी इनकम का 8% बचाता है और ये अपनी इनकम का 9% बचाता है। कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा है इनके दानों के बीच जो अंतर है, भाई 100 का 10% दान कर दिया तो 10 रुपए दान कर दिया, 100 का 8% दान कर दिया तो 8 रुपए दान कर दिया। इन दोनों की दानों के बीच अंतर कितना है? 2 का। उसने कहा है दोनों के दानों के बीच अंतर 400 का है। अगर 2 बराबर 400 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 200। अगर 1 बराबर 200 है तो दोनों का दान 18 बराबर कितना हो जाएगा? 3600। यानी दोनों के द्वारा दिया गया दान 3600 है। उसने कहा दोनों के द्वारा दिया गया दान जो है वो इससे 900 रुपए ज्यादा है। यानी ये वाला जो है इन दोनों के दान से 900 रुपए कम है। तो 3600 में से 900 घटा दिया, क्या इसका दान 2700 होगा? इसका दान है कितना? 9%। या 9% की वैल्यू 2700 दी हुई है, तो 1% की वैल्यू 300, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30,000 हो जाएगी। एक क्वेश्चन जो पहले छूट गया था उसे देख लेते हैं, इसे पढ़िएगा, वो आय बचत वाला ही क्वेश्चन। देखिए मेरे भाई, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने क्या कहा है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। राजू जो है वो यातायात तथा भोजन पर क्रमशः अपनी आय का 10% और 20% खर्च करता है। ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्च कर दिया? 10%, शेष नहीं लगा है। भोजन पे कितना खर्च कर दिया? 20% खर्च कर दिया। कर दिया मेरे भाई? तो आप कहेंगे बिल्कुल कर दिया। अब आइए, वह शेष आय का इतना खर्च करने के बाद, अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर मैं आपसे कहूं राजू की टोटल इनकम ₹A है, मैंने 10% ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिया और 20% भोजन पे खर्च कर दिया, तो क्या मेरे दोस्त मैं 30% खर्च कर चुका हूं? 10 और 20, 30% खर्च कर चुका हूं। अगर 30% खर्च कर चुका हूं तो बचा कितना होगा? 70% बचा होगा। मैंने बचा कुचा क्यों निकाला है? मैंने बचा कुचा इसलिए निकाला है क्योंकि यहां उसने बोला है वह शेष आय का, यानी इतना खर्च करने के बाद जो शेष आय बची, तो शेष आय तो 70% ही बची होगी, उसका 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अगर 30% कपड़ों पर खर्च करता है तो 70% बचाता होगा। अभी भी बचाता होगा बच्चे? तो आप कहेंगे बिल्कुल बचाता होगा। आगे बढ़िएगा। अपनी शेष आय को, ये बची है शेष आय, वह बचा लेता है यदि उसकी बचत 26,460 रुपए हो। ये वाली इनकम जो है वो उसकी 26,460 रुपए दी हुई है। तो भोजन तथा कपड़ों पर मिलाकर कुल खर्च कितना है वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। देखिए मेरे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 7 से काटिए, 7 तिया 21 होगा, 5 बचेंगे, 7 सत्ते 49 होगा, 7 अट्ठे 56 होगा, 7 से काटिए, 7 पंजे 35 होगा, 540 हो जाएगा। 2 जीरो है इधर आके 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर टोटल इनकम पूछी जाती तो कितनी रहती? 54,000 रहती। अगर टोटल इनकम पूछी जाती तो 54,000 रहती। क्या ये बात क्लियर है? टोटल इनकम 54,000 रहती। अब देखना आगे, उसने कहा क्या है, उसने कहा एक तो भोजन पे खर्चा बता दो। भोजन पे कितना खर्च करता है? यातायात पे 10%, भोजन पे 20%। तो टोटल इनकम का 20% भोजन पे खर्च करता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यानी कि 10,800 रुपए तो भोजन पे खर्च कर दिए। कर दिए भाई। दूसरा किसका निकालना है? कपड़ों पर। कपड़ों पर आने के लिए भाई साहब पहले इन दोनों को घटाना होगा। अब आप ये समझिए, टोटल इनकम कितनी है? 54,000 है। उसमें 10 और 20, 30% खर्च करने के बाद क्या 70% बचा होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल बचा होगा।
उसने कहा है वह शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। तो शेष आय ये बची थी, इसका 30% निकाल दूंगा तो क्या कपड़ों पर खर्चा आ जाएगा? आएगा क्या मेरे भाई? ठीक है। अब यहां से देखा जाए तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। तो 7 तिया 21, 21 की गुणा 21 0 0, 21 चौक 84 को 4 हासिल 8, 21 पंजे 105 और 8 113 हो जाएंगे। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, 8 3 11 को 1 हासिल 1, 22,140 रुपए खर्च हो जाएंगे। टोटल मिला के 22,140 रुपए खर्च हो जाएंगे। कौन से क्वेश्चन में शुभ पांडे? कौन से क्वेश्चन में मेरे भाई? मैं भी इंसान हूं यार, मशीन थोड़ी ना हूं। कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, अच्छे अच्छों को कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। वो कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट थोड़ी ना हुआ है। हाँ, ना कोई बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन वो होती है ना, आदत होती है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की। बताइए इसमें कौन सी चीज थी, कौन सी ऐसी चीज थी जो मैंने नहीं बताई आपको, जो मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश नहीं की? बताइए। आइए देखिए। देखिए प्यारे दोस्त, हाँ, मैं दोनों क्वेश्चन को एक बार समझा देता हूं। देखिए, पहले ना आप क्वेश्चन पढ़िए। एक सिंगल बच्चा भी मतलब ये कहता है ना समझ में नहीं आया, तो फिर दिक्कत होती है आगे बढ़ने में। सुनिए, एक ने तो ये कमेंट बस कॉपी कर रखा है कि रेशो से कराओ, रेशो से कराओ, बस उसने तो ये कर रखा है, समझने का मतलब है नहीं। राजू एक व्यक्ति है जो यातायात तथा भोजन पर क्रमशः अपनी आय का 10% और 20% खर्च करता है। ये पहले टाइप का क्वेश्चन बन गया है जहां शेष नहीं लगा हुआ है। यानी जितनी भी उसकी इनकम होती है उसका 10% वो यातायात पे खर्च करता है और 20% वो भोजन पे खर्च करता है। कोई दिक्कत नहीं है इस बारे में। ठीक है? उसने यहां के बाद क्वेश्चन को देखो, यहां के बाद क्वेश्चन क्या लिखा हो। उसने ये कहा है मेरे दोस्त, वह शेष आय का मतलब यहां मुझे शेष आय निकालनी पड़ेगी, हमें रिमेनिंग अमाउंट निकालनी पड़ेगी। जो शेष आय निकल के आएगी मेरे भाई, उसका 30% कपड़ों पर खर्च कर देता है। शेष आय का मेरे भाई, अपनी शेष आय को जितनी बची उसे वह बचा लेता है। यदि उसकी बचत इतनी है तो एक तो भोजन पे खर्चा बताइए, एक कपड़ों पर खर्चा बताइए। यानी एक तो डायरेक्टली आपको निकल जाएगी भोजन पे 20%, लेकिन कपड़ों पर निकालने के लिए पहले आपको यहां आना पड़ेगा, शेष, इन दोनों खर्चों के बाद शेष निकालनी पड़ेगी, उसका 30% कपड़ों पर खर्चा होता है। आइए, अगर शेष लगा है, मैंने टोटल इनकम ₹A मान ली, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। 10% 20% वो खर्च कर चुका है, यानी टोटल 30% खर्च कर चुका है। आगे बढ़ा, शेष कह रहा है तो 70% बची होगी। आपने इसकी 70% इनकम लिख दी, ये शेष राशि आ गई। उसने कहा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च कर दिया। अगर 30% खर्च कर दिया तो शेष आय, फिर कह रहा है 30% खर्च करने के बाद फिर से 70% बची होगी। वो कह रहा है अब उसके पास 26,460 रुपए बचते हैं। यहां से ए की वैल्यू निकाली, टोटल इनकम 54,000 आ गई। अगर उसने टोटल इनकम पूछी होती तो 54,000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता। लेकिन उसने पूछा है सबसे पहले भोजन पे खर्चा, तो भोजन पे तो डायरेक्ट निकल जाएगा, शेष लगा ही नहीं है। 54,000 का 20% निकाल दिया, ये भोजन पे खर्चा आ गया। कपड़ों पर पहुंचने के लिए मुझे यहां पहुंचना, यहां, ये 30%, किसका 30%? इन दोनों खर्चों के बाद शेष राशि का 30% कपड़ों पर खर्च होता है। तो इन दोनों खर्चों को करने के बाद क्या 30% खर्च करने के बाद क्या मेरे पास 70% बचा होगा?
ये शेष राशि का 30% मैं कपड़ों पर खर्च करता हूं, तो क्या इस शेष राशि का 30% मुझे निकालना होगा अगर मैं कपड़ों पर राशि निकालना चाहता हूं? इसीलिए मैंने शेष राशि का 30% मेरे प्यारे दोस्त निकाला है। तो मेरे भाई दोनों को जोड़ देंगे, टोटल खर्चा 22,140। भाई नहीं छोड़ पाऊंगा, क्लास छोड़ूंगा मैं ठीक 1:30 बजे, ठीक 1:30 बजे छोड़ूंगा। आप जाइए उस क्लास में, बिल्कुल जाइएगा। इस क्लास को बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, एक ही जैसी क्लास है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसमें भी दिक्कत थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी। दोनों इनकम बराबर दी है, 100 मान ली। 10% दान किया 10 रुपए, 100 का 8% दान किया तो 8 रुपए। दोनों के दानों के बीच अंतर 2 है, उसने 400 कहा है, 1 बराबर 200 आ गया। उसने कहा है मेरे भाई, क्या दोनों ने जितना दान किया है, दोनों ने दान किया 18, 1 बराबर 200 तो 18 बराबर 3600 आ जाएगा। इसके दान से 900 अधिक है, तो इसका दान इनसे 900 कम हो जाएगा, 900 घटा दिया, इसका दान 2700 हो जाएगा। जबकि दान दिया है 9%, 9% की वैल्यू 2700 है, 1% की वैल्यू 300, तो 100% की वैल्यू 30,000 हो जाएगी। ठीक है भाई, आइए, ये यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 85। फटाफट बताइए। गणेश डोनेट्स 20% ऑफ हिज सेविंग टू ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम में दान कर देता है। 24% तो वृद्धाश्रम में दान कर देता है, शेष नहीं लगा है, रिमेनिंग नहीं लगा है। 25% जो है वो ऑर्फनेज अनाथाश्रम में दे देता है मेरे भाई। एंड 27% ऑफ हिज सेविंग टू फाउंडेशन फॉर मेडिकल हेल्प, यानी चिकित्सा फाउंडेशन को दान कर देता है। क्या इन तीनों परसेंटेज के बीच में कहीं भी से रिमेनिंग लगा हुआ था? आपने कहा नहीं, नहीं लगा हुआ था, तो अब जोड़ दो, 24% यहां, 25% यहां, 49, 49 और 27, 76% वो दान कर चुका है। तीनों परसेंटेज को जोड़ दो डायरेक्टली, 76% वो दान कर चुका है। अब आगे क्या कह रहा है? द रिमेनिंग अमाउंट, यहां बोला है उसने, अगर 76% दान कर चुका है तो 24% रिमेनिंग अमाउंट बची हो। ठीक है, 24% ऑफ 96 ऑफ सेविंग इज बीन डिपोजिट इन बैंक, यानी कि मेरे हिसाब से 24% की वो बचत करता है, जबकि क्वेश्चन ने कहा है वो 9600 रुपए की बचत करता है। कहा है ना शेष राशि 9600 बैंक में जमा करता है। मेरे हिसाब से तो शेष राशि 76% खर्च करने के बाद 24% ही बचती है। क्या 24% की वैल्यू 9600 दी गई है? क्या 1% की वैल्यू जो है वो 400 हो जाएगी? क्या 100% की वैल्यू जो है वो 40,000 हो जाएगी? यानी टोटल इनकम उसकी कितनी होगी मेरे प्यारे दोस्त? 40,000 हो जाएगी। गणेश का वेतन ज्ञात कीजिए यदि वेतन का 80% उसकी बचत राशि है। गणेश का वेतन याद याद करिए, यदि यदि ध्यान से सुनना भाई। अच्छा एक बात मुझे बताइए, बहुत प्यार से मेरी बात सुनना। कितने बच्चे इसका आंसर 40,000 दे रहे हैं? कितने बच्चे 40,000 दे रहे हैं? मैं इसका आंसर 40,000 देता अगर क्वेश्चन यहां तक होता। आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। गणेश अपनी बचत का, यानी जो उसकी सेविंग होती है, उसका 24% वृद्धाश्रम में, 25% अनाथालय को, 27% चिकित्सा के लिए, क्या 76% वो दान कर चुका है अपनी सेविंग का? क्या उसकी सेविंग का 24% बचा होगा? और उसने कहा 9600 रुपए बचते हैं, तो क्या सेविंग का 24% 9600 के बराबर होगा? तो सेविंग यानी 100% पूरा 40,000 के बराबर हो जाएगा। ये उसकी सेविंग आएगी, क्योंकि वो सेविंग का ही खर्च कर रहा है, ये अपनी बचत का खर्च कर रहा है, अपनी आय का नहीं कहा जा रहा है क्वेश्चन। अगर उसने कहा होता गणेश अपनी आय का इतने परसेंट खर्च करता है, तो ये 100% की वैल्यू आपकी आय निकल के आती। लेकिन उसने बचत का खर्च कर रहा है, तो ये 100% की वैल्यू बचत निकल के आएगी। यानी ये टोटल बचत जो है वो 40,000 है। उसने कहा है वेतन का 80% उसकी बचत है, वेतन का,
इस बार वेतन का 80% उसकी बचत है, और बचत कितनी दे रखी है? 40,000। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहेंगे 500। तो वेतन का बोला है तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? वेतन हो जाएगा 50,000। थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस है क्वेश्चन में, थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन से ही हमें पता चलेगा। आंसर क्या हो जाएगा? 50,000 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मेरे भाई कंफ्यूजन दूर करना। अगर वो कहता है गणेश अपनी आय का, फिर वो ये लाइन नहीं देता, ये लाइन नहीं देता। अपनी आय का 24% वृद्धाश्रम को, 25% अनाथालय को, बचत का 27% चिकित्सा सहायता के लिए फाउंडेशन को दान कर देता है। टोटल 76% दान कर चुका है। बचा 24%, उसे 9600 के बराबर लिख देते। 1% की वैल्यू हो जाती 400, तो 100% की वैल्यू 40,000, ये इनकम आ जाती। लेकिन अगर उसने बचत का दान किया है, यानी ये अपनी बचत के बारे में बात कर रहा है, अगर बचत के बारे में बात कर रहा है तो बचत का 76% दान कर चुका है, तो बचत का 24% बचा होगा, और 24% की वैल्यू 9600 है। बचत के 24% की वैल्यू 9600 है, जो तो बचत के 100% की वैल्यू 40,000 हो जाएगी, यानी बचत 40,000 हो जाएगी। अगर बचत 40,000 है तो वो बचत 80% कह रहा है, तो 80% की वैल्यू 40,000 है, तो 100% की वैल्यू 50,000 हो जाएगी। ठीक है भाई, वो बढ़िया क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। आई चीजें समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीपीओ में पूछा गया है 5 अक्टूबर 2023 में, क्वेश्चन नंबर 86। बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है भाई मेरे क्वेश्चन? क्वेश्चन ने कहा है आयुष एक राशि का 25%, कोई राशि है, एक राशि है मेरे भाई, उस राशि का 25% जो है वो बीमा पॉलिसी पर खर्च करता है, 26% भोजन पे खर्च करता है, और 23% बच्चों की शिक्षा पर, और 19% मनोरंजन पे खर्च करता है। क्या कहीं भी बीच में शेष लगा हुआ दिखाई दिया आप लोगों को? क्या कहीं भी शेष लगा हुआ दिखाई दिया आप लोगों को? तो आप कहेंगे नहीं। ठीक है, 25% यहां कर दिया, 26 यहां, तो 51 हो गया। 51 और 3 54, और 20 74 हो जाएगा। 74 और 9 कितना हो जाएगा? 83, और 10 93% खर्च कर चुका है यहां तक। वह शेष अगर 93% यहां तक खर्च कर चुका है तो बचा कितना होगा? 7%। अगर 93% खर्च कर चुका है तो वह शेष शेष कितना बचा होगा? 7% बचा। उसने कितना कहा है? शेष 26,600 रुपए बचते हैं। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 7 या 21, 7 अट्ठे 56। 1% की वैल्यू 3800 आ जाएगी। तो उसने क्या कहा है? उसने कहा है वह भोजन और मनोरंजन पर कुल मिलाकर कितनी राशि खर्च करता है? 1 बराबर 3800, तो 100 बराबर ये उसकी टोटल राशि आ जाएगी। अब उसने टोटल राशि नहीं पूछा है, उसने पूछा है भोजन पर और मनोरंजन पर। तो भोजन पे कितनी खर्च हो रही है? 26% भोजन पे, और मनोरंजन पे 19%। 26 और 19 कितना हो जाएगा? यानी 45% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 45% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 45% की वैल्यू, यानी आंसर 9 का मल्टीपल आएगा। 20, आंसर 9 का मल्टीपल। 8 3 11 और 1 12 नहीं, 9 और 5 14 और 1 15 नहीं, 7 और 1 8 और 1 9, 6 और 2 8 और 1, ये दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। अब आप ये देखिएगा कि आंसर 19 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 19 का मल्टीपल यही है, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बताइए इसमें क्या ऐसी बात थी जो आपके समझ में नहीं आई है?
बोलो, क्या ऐसी बात थी जो आप लोगों के समझ में नहीं आई है मेरे प्यारे दोस्त? आयुष एक राशि का 25% बीमा पॉलिसी पर, 26% भोजन पर, कहीं शेष नहीं लगा, 23% बच्चों की शिक्षा पर और 19% मनोरंजन पे खर्च करता है। सारी परसेंटेज को जोड़ दिया, टोटल 93% खर्च कर दिया। वह शेष, शेष कितना बचा? 7%। वो कह रहा है 26,600 रुपए बैंक में जमा करता है, यानी 7% की वैल्यू 26,600। तो 1% की वैल्यू कितनी? 3800। तो 100% की वैल्यू कितनी? 38,000 हो जाएगी, 3,80,000 हो जाएगी। उसने आपसे कहा है कि भैया जी भोजन पे और मनोरंजन पे कितना खर्च करता है, डायरेक्ट 45% निकाल दो। पहले सेविंग माना उसने, पहले सेविंग बोला हुआ था। गणेश अपनी बचत का खर्च करता है, जो बचाया हुआ है उसका धन खर्च करता है, तो यहां 100% जो निकल के आएगी वो सेविंग निकल के आएगी। यहां इस क्वेश्चन में आयुष एक राशि का, बचत नहीं बोला है, एक राशि का मेरे भाई, तो वो अपनी टोटल इनकम की बात कर रहा है, इसलिए यहां 100% को मैंने टोटल इनकम माना है। यहां बचत की बात कर रहा था, अपनी बचत का खर्च करता है, इसलिए मैंने यहां 100% को यहां सेविंग माना था पहले। ठीक है विवेक, आपके सामने सब कुछ निकाल के रख दिया है मैंने, दिल धड़कन सब कुछ निकाल के रख दिया है भाई, समझाने के लिए। अब पता नहीं, अब जिनके समझ में नहीं आ रहा है, मैं ये नहीं कहता कि उनकी दिक्कत है, हो सकता है मेरी ही कोई दिक्कत हो, लेकिन भाई बहुत आराम से चीजें पढ़ा रहा हूं, बहुत धीरे धीरे चीजें पढ़ा रहा हूं। जिसे जाना है जाओ, छुट्टी कब करोगे नहीं पता है, शांति बना के रखो भाई। इस चीज पे फिर मुझे थोड़ा सा आप ये कहते हो जी, आप फिर एटीट्यूड दिखाते, नहीं दिखाता मैं एटीट्यूड। अब बीच में ये पूछेंगे छुट्टी कब करोगे, जाना है जाओ ना, क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी। टाइप नंबर 7, पास फेल के क्वेश्चन है। पास फेल के क्वेश्चन है मेरे भाई। पास फेल के क्वेश्चन में आप लोग जानते हैं कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि 20% लोग पास हुए, तो आप कहेंगे 80% लोग फेल हो गए हैं। जितने उसमें शामिल हुए थे उसमें से 20% लोग पास हुए, तो 80% लोग फेल हो गए हैं। इतना आप लोगों का अंडरस्टूड, मतलब कॉमन सेंस होना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है, मैंने आप लोगों से कहा एक व्यक्ति कुल अंक के 20% प्राप्त करता है और उसके 50 अंक होते हैं, यानी 20% की वैल्यू 50 है, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 50/20। तो इस केस में 100% जो होते हैं वो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, यानी कि अधिकतम मार्क्स होते हैं, यानी कि पूर्णांक होते हैं। अगर क्वेश्चन ने कहा है एक व्यक्ति टोटल अंकों का 20% अंक प्राप्त करता है और उसे 50 अंक मिलते हैं, तो 20% की वैल्यू 50 है, तो 1% की वैल्यू इतनी, तो 100% की वैल्यू, यानी ये इसके पूर्णांक हो जाएंगे, ये इसके पूर्णांक हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू और सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 87। बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, जिसके अधिकतम अंक 450 थे। अधिकतम अंक का मतलब होता है पूर्णांक। टोटल 450 में से अंक मिले हैं और 58% अंक मिले हैं, तो क्या टोटल अंकों का 58% निकाल दूंगा तो क्या मुझे प्राप्त होने वाले अंक मेरे सामने आ जाएंगे? ठीक है, अगर मैं यहां से देखूं तो 5 नाम 45 होते हैं, 5 दूनी 10 होते हैं, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, और 29 निम्मा कितने होते हैं? 261 होते हैं। 29 निम्मा कितने होते हैं? 261, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 88 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 88 पढ़िए मेरे भाई। कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई। कक्षा 10 के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई। 96% छात्र पास हुए। अगर 96% पास हो चुके हैं तो 4% क्या फेल हुए होंगे? टोटल तो 100% होते हैं। अगर 96% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे? 4%। उसने कहा है 50 विद्यार्थी असफल रहे, तो 4% की वैल्यू 50 है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या आप कह देंगे 1% की वैल्यू 50/4 हो जाएगी? अब क्वेश्चन ने कहा है कितने छात्र उपस्थित हुए, यानी वो टोटल छात्र की संख्या पूछना चाह रहा है, क्या वो 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है? तो आपने यहां से देखा 4 से काटा 25 बार, 25 पंजे 125, एक छुटकू सा क्वेश्चन जिसका जवाब था 1250। यानी टोटल कितने छात्र उपस्थित हुए होंगे? आपने कहा 1250 हुए होंगे। एनटीपीसी में पूछा गया है मेरे भाई। बताइए। हाँ, वेरी इजी है। फटाफट बताइए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए, राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। राखी है और ये मोहन है। मोहन से 12 अंक ज्यादा प्राप्त किए हैं। तीर कमान बता रहा है राखी के 12 अंक ज्यादा हैं मोहन से। ठीक। यदि राखी ने पूर्णांक 200 में से 54% अंक प्राप्त किए, राखी ने 200 में से पूर्णांक 200 है और 54% अंक प्राप्त किए, तो क्या आप कह सकते हैं कि राखी के 108 नंबर होंगे? और ये 108 जो हैं ये 12 ज्यादा हैं, इसमें से 12 घटा दोगे, क्या मोहन के 96 अंक हो जाएंगे? आया ना भाई, इससे 12 अंक कम मोहन के होंगे। तो उसने पूछा है मोहन के कितने अंक थे, तो जवाब हो जाएगा 96 अंक थे। चुटकू क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ आइए मेरे प्यारे दोस्त। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? एक परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता होती है। यानी अगर आप उस परीक्षा को पास करना चाहते हैं तो 33% अंकों की आवश्यकता होती है। एक परीक्षार्थी को 210 अंक प्राप्त हुए और वह 21 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए, यानी मैक्सिमम मार्क्स बताइए परीक्षा का कितना है? मैक्सिमम मार्क्स मार्क्स वो आप लोगों से मेरे प्यारे दोस्त पूछना चाह रहा है। कैसे करेंगे भाई मेरे इस क्वेश्चन? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? फटाफट मुझे बताइए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। देखो, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 33%। ये वो परसेंटेज है जो पास होने के लिए चाहिए। एक व्यक्ति को कितने अंक मिले? 210 अंक मिले, और वो कितने नंबर से फेल हो गया? 21 से। अगर उसे 21 नंबर और मिल जाते तो क्या वो व्यक्ति पास ना हो जाता? भाई उसे 210 नंबर मिले हैं, 21 नंबर से फेल हो गया, अगर उसे 21 और मिल जाते, उसमें 21 और जुड़ जाते, तो ये व्यक्ति पास हो जाता, और पासिंग प्रतिशत 33% है। आया ना? यानी कि 33% की वैल्यू अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप 231 बता देंगे। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 231/33 हो जाएगी। 33×7 231 होते हैं, हो जाएगी। अगर 1 = 7 तो पूर्णांक होता है 100%। तो आंसर कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? आप कहेंगे 700 हो जाएगा। ठीक है, 700 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 बताइए। क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइएगा क्वेश्चन को पढ़ के।
क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 91। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? एक विद्यार्थी को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना है। उसे 70 अंक मिले और 20 अंकों से पहले जैसा ही है। 40% पे पास होगा। लेके कितने आया है? 70 अंक लेके आया है। 20 अंक और ले आता तो पास हो जाता। यानी 40% की वैल्यू जो है वो 90 दी है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90/40 हो जाएगी। तो पूर्णांक पूछा है, यानी वो 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। 25 निम्मत 225 हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था मेरे भाई। आइए, पढ़िए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या कहना चाह रहा है। राहुल को 4 विषयों की परीक्षा देनी थी। पहले 3 विषयों में प्रत्येक का पूर्णांक 50 था, जिनमें राहुल ने औसतन 60% अंक प्राप्त किए। चौथे और अंतिम विषय में राहुल ने 54 अंक प्राप्त किए और उसके कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 64% हो गया। तो चौथे विषय के लिए पूर्णांक कितना था? बड़ा आसान क्वेश्चन है। शुरू के 3 विषय हैं, पूर्णांक कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है। पहले 3 विषय में 60% अंक प्राप्त करता है। 60% अंक प्राप्त करता है, जिनमें राहुल ने औसतन 60% अंक प्राप्त किए। यानी 150 नंबर के पेपर में 60% अंक प्राप्त किए, यानी कि मेरे भाई 90 अंक प्राप्त किए उसने। 90 अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए? हाँ, 90 अंक जो है वो प्राप्त किए। चौथे और अंतिम विषय में राहुल ने 54 अंक प्राप्त किए। तो अब टोटल अंक कितने हो गए? 144 हो गए। आया ना? और उसके कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 64% हो गया। यानी कि टोटल प्राप्तांक जो है वो 64% हो गए। टोटल प्राप्तांक 64% हो गए। तो 64% की वैल्यू 144 है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 एकम 8, 8 अट्टे 64, 8 अट्टे 64, 2 नाम 18, 2 चौक 8, 4 से काटेंगे 25 बार। यानी टोटल पूर्णांक जो रहे होंगे 4 विषय के 225 रहे होंगे। 4 विषय के जो पूर्णांक रहे हैं वो 225 रहे। उनमें से 3 विषय 150 नंबर के हैं, तो चौथा विषय कितने नंबर का आ जाएगा? तो आप कहेंगे 75 नंबर का आ जाएगा। चौथा विषय कितने नंबर का आ जाएगा? 75 नंबर का मेरे भाई आ जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई मेरे भाई? 3 पेपर ये हो गए, 50-50 नंबर के 3 पेपर हैं। 150 नंबर के 3 पेपर हो गए। इसमें 60% नंबर मिले हैं, 90 नंबर आ गए। चौथा पेपर 54 नंबर का होता है, तो 90 और 54 144 हो गए। अब टोटल के 64% आ जाते हैं, यानी 64% की वैल्यू ये है। तो 1% की वैल्यू ये है। तो 100% टोटल पूर्णांक आ जाएंगे। अगर चारों पेपर 225 नंबर के थे, तो 3 पेपर उसमें से 150 के हैं। तो 4 पेपरों के योग में से 3 पेपरों का योग घटा दो, चौथे पेपर का पूर्णांक आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही है मेरे भाई। कल पास फेल के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो, और इलेक्शन वाले क्वेश्चन वो। तो कल मोस्टली पार्ट ताजे फल वाले, इलेक्शन वाले और पास फेल वाले, तीनों टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे मेरे भाई। परसों जो है वो इसका मिसलेनियस पार्ट कराऊंगा। मिसलेनियस मतलब जो मिक्स, जो छूट गया है, वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा। वेन आर एक के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, और बाकी जो है वो मिसलेनियस कराऊंगा। बड़ा चैप्टर होता है इसलिए टाइम लगेगा मेरे दोस्त।
लास्ट की 2 मिनट आप लोगों की लेना चाहूंगा। आप जो जाना चाहते हैं वो चले जाइए, लेकिन बड़े भाई के तौर पे एक चीज समझाना चाहूंगा। मेरे भाई मैच्योरिटी थोड़ी सी आप लोगों को लानी पड़ेगी। अगर आप लोगों का टारगेट ये है कि आपको मुझे परेशान करना है, तो काफी हद तक आप उसमें कामयाब भी होते हो। लेकिन मैं ये सोच के सारी चीजें भूल जाता हूँ कि आपने पैसे खर्च किए हैं, आप सीखने के लिए कुछ आए हो, और मुझे आपकी बातों पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मैं शायद गलत होता हूँ, उस टाइम पे ये सोच रहा होता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपके भले के बारे में ही सोच के चल रहा होता हूँ। हाँ, टास्क भी दूंगा अभी। मेरे भाई, आप थोड़ा सा चीजों को, अगर आपको ये पता है कि 12 बजे हमारी मैथ की क्लास होनी है, 1 बजे सर की क्लास होनी है, तो आप बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे 1 बजे सर की क्लास में चले जाया करिए। जब भी आपको टाइम मिले, आप मेरे दोस्त इस क्लासेस को 1 बजे के बाद की को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लिए कीजिए। लेकिन क्लास पूरी 1.5 घंटे की ही चलेगी मेरे दोस्त, मैं बीच में नहीं छोड़ सकता। आप बहुत बार ऐसी ऐसी चीजें मुझसे पूछते हैं। मैं मानता हूं, मैं खुद मुझे कंफ्यूजन हो जाता है बहुत बार। मैं मानता हूं आपको भी कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन क्या हर बार ऐसी छोटी छोटी सी चीज पे कंफ्यूजन होगा? तो थोड़ा सा मैच्योर आप बनिए, और जितना आप लोग मुझे मतलब खुल के चलने देंगे, उतना ही बेहतर कंटेंट आप लोगों को मिल रहा होगा। आज का आप लोगों का टास्क ये है कि आज आप जो है पॉपुलेशन पर बेस्ड, और पॉपुलेशन में ही मशीन के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। एक मशीन का मूल्य 10% हर साल घटता है, तो वर्तमान में अगर ये है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा? इसके दोनों के मिला के 15 से 18 क्वेश्चन आप करिएगा आज। इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड, इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड 10 क्वेश्चन मेरे भाई करिएगा। 10 क्वेश्चन करिएगा, 10। और मेरे भाई 5 क्वेश्चन और करिएगा, जो एक खर्चे वाले क्वेश्चन होते हैं, शेष वाले की इतना परसेंट वहां खर्च कर दिया, इतना परसेंट वहां खर्च कर दिया। 15 और 10 25 और 5 30, 30 से 35 क्वेश्चन का आपको टारगेट देता हूं। 1 से 1.5 घंटा मैथ को देना। जिस टाइप का क्वेश्चन समझ में ना आया हो, उस टाइप के क्वेश्चन क्लास से करना। ये करने कहाँ से है? जो भी बुक आपके पास है उन सभी बुकों में ये क्वेश्चन मिलेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, मेहनत आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी, नहीं तो लास्ट में नील बटे सन्नाटा आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, बस मैं इतना ही आप लोगों को समझाना चाहता था। बाकी कल मिलेंगे ठीक 12 बजे एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।